कल नहीं सुनी। तैयारी करो मिड टर्म दी। जी 5,000 आपके बचा रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5,000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਵਾ ਨੋਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਵਾਵਾ ਵੱਡੀ ਸਾਮੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। क्या क्लासेस नहीं होती? एक ही बेटा आपका, तुम्हारा एक subject, लोगों के दो दो तीन तीन सब्जेक्ट है। ऑनलाइन नहीं है। फोन के मिड से नहीं होते? इसका मतलब है तुम पढ़ते नहीं बाकी क्लास में है। बाद में क्या मतलब? बाद में नहीं होता, ये दिनों में कवर कर लो। यहीं से पढ़े सारे क्रिसेंट से? अच्छा। दो दो कॉलेज से पढ़ रहे हो हैं? तो उधर कॉस्ट भी नहीं पढ़ रहे? अच्छा जी, आपको सवाल दिए हुए थे, कौन से क्वेश्चन दिए हुए थे? वन और जी, वो विद सप्लायर वाले जी बेटी किए। बताएं को मसला मसाइल, वन में क्या मसाइल हैं और टू में क्या मसाइल हैं। आते हैं जरा वन और टू पे। हमने आज मेन करना है 8वां सवाल। वो अच्छा सवाल है, हैवी सवाल है, मजेदार सवाल है, 4 से 5 दफा करने वाला सवाल है। जी, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें किसी बच्चे का कोई मसला और मसाइल, किसी बच्चे का मसला और मसाइल। डिवाइड नहीं करते, माइनस कर रहे थे। हाँ, वो लॉजिक नहीं बताई मैंने अभी तक, छुपा गया हूँ। पहले प्रोसेस रटा लाओ, क्योंकि लॉजिक के चक्कर में ना लॉजिक आती है थानू, ते प्रोसेस ते उमा ही नहीं आता। अभी चैप्टर 1 वाली चीजों के प्रोसेस नहीं आते मैं, तो इसमें लॉजिक छुपा गया हूँ। अभी नहीं बताई, दूसरी क्लास को भी नहीं बताई। बस मैंने अभी ये रटवाया है। क्या रटवाया है? कि एक्सटर्नल सप्लायर ना हो तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी है, एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद हो तो परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी है। ठीक है कि नहीं? ठीक। तो इस सवाल का जो पार्ट ए है, इसमें तो एक्सटर्नल सप्लायर नहीं था, तो ये तो नॉर्मल सवाल ही होना है विदाउट सप्लायर। और पार्ट बी में उसने कहा नहीं नहीं, अब तो सप्लायर से मिल सकता है ये पार्ट बी में, तो वहां फिर आपने सेल प्राइस इग्नोर कर देनी है, फिर परचेज प्राइस लेनी है। ठीक है। अच्छा, जो बाद में काम की आपको पूछना चाह रहा हूं, जब आपने क्वेश्चन का डेटा रीड किया था, तो इसमें यहाँ पे लेबर आवर निकाले थे कि नहीं निकाले थे? लेबर आवर पर यूनिट अगर आपने निकाले थे तो आप सही ट्रैक की रीडिंग पे हैं, और अगर आपने लेबर आवर पर यूनिट नहीं निकाले थे तो आप गलत ट्रैक पे हैं जी। कितने लेबर आवर आते हैं? ओ हैं पॉइंट, कितने लेबर आवर आते हैं? बल्कि सॉरी, लेबर आवर तो दिए हुए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, लेबर आवर्स दिए हुए हैं ये, और ये वेजेस रेट है, तो 12 घंटे इंटू वो करके लेबर कॉस्ट आएगी। सॉरी सॉरी, ये लेबर आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, निकालने नहीं थे बल्कि
दिए हुए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, क्वेश्चन 1 में तो कोई मसला ही नहीं था, क्वेश्चन 1 तो वाह सो इजी। हाँ, ये क्वेश्चन 2 जो था ये बड़ा अच्छा था, इसमें मसाइल होते हैं बच्चों के काफी। तो जो मसाइल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपका इसमें वो मसला हो तो ठीक है, ना हो तो फिर जो हो वो पूछ लें। अच्छा जी, सुन लें, इस सवाल में पहला मसला यही होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट या ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 मंथ्स। अब क्वेश्चन का ऊपर सारा डेटा पर मंथ दिया हुआ है, ये चीज पर मंथ है, मटेरियल ए की जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है शायद वो पर मंथ है, ये पर मंथ है। तो एक तरीका तो ये है, क्योंकि ये सारा डाटा पर मंथ है तो हम सवाल को पर मंथ बेसिस पे ही सॉल्व कर लें, ये पहला तरीका है जी। आए, तो गाड़ी की चाबी नहीं मिली आपको? बस वो दे दे उन्हें, गेट पे रखा हुआ है, उसमें खाने की चीज थी, खराब हो गई होगी, चाहे धूप में तो नहीं पड़ा था। बस वो दे दें काशिफ को। फ्रिज में चीजें पड़ी है, फ्रिज में नहीं है, वही है फ्रिज वाली खराब हो गई होगी ना। अच्छा, तो मैं चेक कर ला। जी जनाब, क्या है जी? तो यानी क्वेश्चन को या तो पर मंथ बेसिस पे सॉल्व कर लो बच्चों, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डेटा मिक्स नहीं है, सारा डेटा लाइक विद लाइक है। हाँ, या क्वेश्चन को फॉर 8 मंथ सॉल्व कर लो, उसके लिए फिर सिर्फ करना ये पड़ेगा, जो फिगर पर मंथ है ना उसको इंटू 8 करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वाले जो कंपलसरी गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये ईच मंथ है, ये डिमांड पर मंथ है, और नीचे ये मटेरियल के केजी, 2-3 चीजें हैं जो पर मंथ, या ये 600 यूनिट पर मंथ है। बस जो चीज पर मंथ है ना उसको मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा। तो बेहतर है, जिंदगी को आसान रखने के लिए बेहतर है कि इसको पर मंथ पे सॉल्व करने की बजाय, ओ एन 8 माह के लिए सॉल्व करने की बजाय, मैंने और इवन आई कैप के भी सॉल्यूशन में पर मंथ पे ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के मुताबिक ये जो पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है, इन इदारे की 3 रेगुलर प्रोडक्ट है जो वो ये बनाते हैं, वो तीनों प्रोडक्ट कौन सी हैं, और इन तीनों प्रोडक्ट का एक एक यूनिट का डाटा, यानी ईच यूनिट का ये सारा डाटा दिया है, ये सारा टेबल अदर डाटे के अलावा, या ये भी पर यूनिट है, ये एक यूनिट का डाटा है इस टेबल में, डिमांड के अलावा बाकी डाटा कितने यूनिट्स का है, डिमांड तो पर यूनिट नहीं हो सकती, बाकी सारा जी। नहीं, आगे चलें। हाँ जी, तो अब मैं क्या बताने लगा था, अब मैं बताने लगा था जी, हाँ, तो ये 3 प्रोडक्ट ये रेगुलरली बनाते हैं और इसका एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद नहीं है, ये बना के बेच देते हैं। इनकी एक चौथी प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीटा, वो ये बना के नहीं बेचते, ये वो परचेज करके बेचते हैं, लेकिन अब बनाना चाह रहे हैं। इसका सप्लायर मौजूद है,
कहाँ लिखा हुआ है कि ये खरीद के बेचते हैं? ये लिखा हुआ करंटली परचेजेस। लेकिन ये चाह रहे हैं क्यों ना इसको भी बनाए। तो अब असल में ये 4 प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो चारों, 3 तो रेगुलर बनाते ही थे पहले, तो मुस्तकबिल में ये 3 की बजाय अब क्या बनाएंगे? तो अब आपकी चारों की रैंकिंग होगी जो भी होगा, लेकिन जो अल्फा बीटा है उसके लिए सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा, और इसके लिए किससे आएगा? परचेज प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन। जी, ये मटेरियल की क्या चीज दी हुई है? ये मटेरियल की क्या दी हुई है? ये मटेरियल की प्राइस है, तो केजी छुपा गया है। बताओ भाई कितने कितने केजी थे? इसकी पता नहीं जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 केजी थे पर यूनिट। पर यूनिट का कैसे पता चला? ऊपर लिखा हुआ है ईच यूनिट। इधर कोई केजी नहीं है और इधर 3 केजी पर यूनिट। हाँ भाई, इधर बताओ जी, 6 रुपए पर केजी हो तो, अगर आपने ये लैदा नहीं किया तो ये आपकी रीडिंग का प्रॉब्लम है। योर रीडिंग इज वीक। साफ सुथरा आपके नोट्स हैं, तो ऐसे नोट्स का मैं अचार डालना है भाई? नो गंदा करो, ताड़ी मेहरबानी, लिखो पेंसिल तो है, बाद में चाहे मिटा देना पेंसिल से, एक आधी दफा गंदे हो जाएंगे, कोई नहीं, रीडिंग का आर्ट है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है 2 केजी आ जाएगा पर यूनिट। बाद में ऐसा ऐसा दिमाग में बंदा कर लेता है, पेपर में लिखने की नहीं होती इजाजत, तो बच्चे समझते सर यहाँ लिखने की आदत पड़ जाएगी तो वहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, दिमाग में फिर आप कर लेते होते हैं। पहले हाथ से होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इतनी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों को, कैलकुलेटर पे करके दिमाग में फीड हो जाता है कि अच्छा ये इतने केजी बनते हैं। उसके बाद अगर आंसर शीट पे करने की इजाजत होती है तो वो तो आप कर सकते हैं। जी, ये कितने केजी है? 3 केजी पर यूनिट, 4 केजी पर यूनिट। ठीक है, तो अगर मैंने इसका मटेरियल निकालना होगा तो उसमें 4 रुपए पर केजी, मेरा ख्याल है ये लगता ही नहीं शायद, जीटा पे बी लगता है सिर्फ 2.5 केजी। कौन सा लगता है? तो 6 रुपए इंटू 2.5 केजी करेंगे, 6 रुपए है ना प्राइस, तो इस पे मटेरियल कितना निकलेगा? 6 रुपए इंटू 2.5 केजी, मेरा ख्याल है 15 रुपए का मटेरियल लगेगा है। लेबर आवर कितने होंगे भाई इसमें? लेबर आवर्स कितने होंगे? 2.5 लेबर आवर्स, 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, 2.5 लेबर आवर्स। ठीक है, और इसमें 1 लेबर आवर है। 1 लेबर आवर अगर है तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट 10 रुपए निकलनी है पर यूनिट। क्या निकलनी है? उसके बाद ये लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन, ये कॉलन है, कॉलन, कॉलन का मतलब होता है ये इसके साथ लिंक्ड है बेटा। तो इसको पूरा पढ़ते हैं, वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन लेबर आवर, वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन, और नीचे वाले को पढ़ते हैं वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन। अब इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा था मैंने कल बताया था, इसके पीछे फॉर्मूला होता है, कल भी इस बच्चे को बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। लेबर आवर मेरे पास ऊपर मौजूद है ये 2.5 घंटे, तो इसके पीछे जो ये रेट पर आवर है ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, रेट पर आवर बैलेंसिंग फिगर होगी। तो ये पता क्या हुआ होगा यहाँ पे? 0.6 पर आवर इंटू 2.5 घंटे, ऊपर से ये ऐसे निकला हुआ है। अगला वाला कैसे निकला हुआ है? 0.6 पर आवर इंटू 3 घंटे, ऊपर से 0.6 आर इंटू 2.5 घंटे। और इस प्रोडक्ट में क्या आएगा? छोड़ नहीं देना, 0.6 इंटू लेबर आवर एक है, एक लेबर आवर। हाँ भाई, आपने ये लिखा था कि छोड़ दिया आज? ये किए नहीं? ये दिए थे होमवर्क में, ये वाला होमवर्क में दिया था, 8 तो कल दिया था, तुम एक दिन पीछे जा रहे हो। वो 8 नहीं दिया मैंने।
मैंने तो दिए नहीं, मैंने तो ये दिया था 1 और 2। छुट्टी के वक्त ताड़े घूमते होंगे दिमाग, मेरा ख्याल है। हाँ जी, अगला कैसे किया होगा, अगले के पीछे क्या फॉर्मूला होगा, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर, जी बिल्कुल, इनटू मशीन आवर्स, ये नीचे दिए हुए मशीन आवर पर यूनिट, तो इसमें रेट की बैलेंसिंग फिगर निकली होगी। मशीन आवर है 8 घंटे पर यूनिट, कितना आता है रेट, 0.2 रुपीज। ये बच्चों को से नहीं निकला पेपर में ना, उनको समझ नहीं आई कि करना क्या है बेटा, इससे रेट बैलेंसिंग फिगर निकालनी थी और वही रेट इसमें इस्तेमाल होना था। क्या नाम है जो चौथी प्रोडक्ट ये बनाना चाह रहे हैं, जीटा। तो मेरा ख्याल है इधर क्या हुआ होगा, 0.2 इंटू 7, इधर हुआ होगा 0.2 रुपीज इंटू 6, और इधर होगा 0.2 रुपीज पर मशीन आवर इंटू 2 मशीन आवर है जी। ठीक है, ये मैक्सिमम डिमांड दी हुई है, बाकी आगे कंपलसरी ऑर्डर शॉर्डर दिया हुआ है। और जी जनाब, कोई सवाल पूछना हो, और कंपलसरी डिमांड और वो ये एडेड नहीं है, लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसकी क्वांटिटीज मैक्सिमम डिमांड के अलावा है, इन एडिशन टू है। मतलब कंपलसरी डिमांड का जो ऑर्डर है और ये जो है ये इकट्ठी नहीं है, दोनों अलग अलग है। कोई सवाल पूछना हो इसमें आपने, जिन्होंने किया है घर से, किया आपने? हाँ तो कोई मसला नहीं, जितनी आपने सेल करनी थी उससे कम प्रोड्यूस कर लेते। यहाँ प्रोडक्शन और सेल में फिर फर्क होता, लेकिन हम पहले प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक निकालते, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सेल जो लेते वो इन्वेंट्री का हिसाब रख के लेते। लेकिन पूरी डिसीजन मेकिंग एज्यूम करती है देयर इज नो एंडिंग और बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जितना बनाओगे सारा बेचोगे, जो प्रोडक्ट बनाओगे सारी बिकेगी, कहीं इन्वेंट्री नहीं आई। आप देखें, जब से मैंने डिसीजन मेकिंग शुरू कराया वहां पे जितने प्रोडक्ट के यूनिट दिए होते हैं हम एज्यूम करते हैं सारे बिक जाएंगे, देयर इज नो एंडिंग और ओपनिंग, ये अजम्पशन है पूरी डिसीजन मेकिंग में। हाँ जी, और कोई सवाल? जी बेटी, देखो बेटी, पहली रैंकिंग पे कौन सा आया है, जीटा पहली पे आया है, बीटा दूसरी पे, तीसरी पे, और ये चौथी पे आया है। तो जब ये चौथी पे आया है तो इसके 120 यूनिट हम बना पाएंगे, जो डाटा बचेगा ना मटेरियल ये वो, उसके 120 बन पाएंगे। टोटल हमें 600 चाहिए, 480 बाजार से परचेज कर लेंगे। वहां तो पूरे ही लेने हैं बेटी, लेकिन ऑप्टिमल प्लान में बचेंगे रिसोर्सेज तो बना पाओगे ना। जो रैंकिंग चौथी वाला होता है वो उतना बनता है जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बाकी बाजार से खरीद लेते हैं बेटी, अगर वो मिलता हो बाजार से तो जीटा बाजार से मिलता है, इसीलिए 600 में से, अब इसका जवाब पता है क्या बन रहा होगा, कि 600 की टोटल डिमांड थी जिसमें से 120 चौथी रैंकिंग की वजह से इसके बने, पूरे नहीं बनेंगे। है ये चौथी रैंकिंग पे, या तो ये पहली रैंकिंग पे होता, अगर ये पहली रैंकिंग पे दूसरी पे होता ना, या इवन तीसरी पे भी होता, तो ये पूरे बना लेने थे हमने। हमने इसके चौथी रैंकिंग की वजह से 120 यूनिट बना पाने हैं मेरा, मुझे जहां तक याद है, और 480 यूनिट हमें बाजार से क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने सवाल उल्टा नहीं लगाया हुआ, लेकिन जवाब याद है मुझे थोड़ा सा। क्या कहती हैं, बाकी क्यों नहीं परचेज कर रहे बाजार से? अव्वल तो वो रैंकिंग में है भी ऊपर, अच्छी रैंकिंग वाले हैं। दूसरी बात है उनका सप्लायर भी मौजूद, उनमें से कोई रैंकिंग 4 पे आता तो हम बाजार से खरीद। अगर आपने लेक्चर गौर से सुना हो तो मैंने 2 बातें बताई थी।
पहली बात परचेज वाले कॉलम के लिए कि वो चीज रैंकिंग में बॉटम वाली हो, नंबर 2 बॉटम रैंकिंग पे हो, नीचे वाली रैंकिंग हो, हल्की रैंकिंग हो, हल्की का मतलब चौथे पांचवें नंबर की रैंकिंग हो। और दूसरे नंबर पर ये है कि उसका सप्लायर भी तब वो परचेज हो सकती है, अदरवाइज अगर टॉप की रैंकिंग के प्रोडक्ट है तो वो अगर परचेज भी हो सकती हो। जिस दिन मैंने पहले दिन सवाल कराया था, पहला ही सवाल कराया था तो मैंने लिखा था, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है कि मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था। ए वेखो ले है मैं, कैसी बात है, मुझे एक तो याद आ जाता है इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी। ये देखो मैंने लिखा है, सप्लायर एग्जिस्ट करता हो तो लेनी है, अगर सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता और वो रैंकिंग में नीचे भी है तो आप उसको परचेज नहीं कर सकते। ये मैंने बताया था, लिखा हो। जिसका सप्लायर एग्जिस्ट करेगा वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो है अगर ऊपर की रैंकिंग में तो हम परचेज नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, बात समझ आती है। आ जाए अब जरा, आप आए 8वें सवाल पे आए। 8वां सवाल ये है येलो लिमिटेड, आखिरी सवाल है जो मैं कराऊंगा या डिस्कस करूंगा। तो 8वां सवाल, जवाब देखे करके आए हो, खुद करके आए हो सारा? मुझे यानी नहीं, अभी ना बताओ चुप करके, बस मेरे सवाल का जवाब दो। खुद करके आए हो कि देखा है? बस गल मुक गई, फिर फायदा कोई नहीं। हाँ जी, सवाल खुद पढ़ें आप, सवाल आपने खुद पढ़ना है 8वां। और सवाल के ऊपर काला पीला भी करते जाएं, जो चीज जहां कैलकुलेट हो सकती है उसको वहीं करो। चलो, मैंने अभी आप चेक करना है कि आपकी रीडिंग कैसी है सवाल की, सवाल बाद में हल कराता हूँ। चलो शाबाश, पढ़ो सवाल खुद पहले। सवाल को पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सवाल की। चलो शाबाश, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कैलकुलेटर हाथ में रखें, जो चीज कैलकुलेट हो सकती हो वो कैलकुलेट भी करनी है साथ साथ। मैंने आपकी ये चेक करनी है बुक, ठीक है? इस सवाल में सिर्फ मैंने रीडिंग सिखाई है दूसरी क्लास में, बाकी तो डाटा छापा है, सवाल पढ़ने का तरीका सिखाया है। ये रिवीजन के लिए भी बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसके ऊपर लिख लें रिवीजन के लिए, बार बार करना है आपने, 3 से 5 दफा करना है ये सवाल। तसल्ली से सवाल को एक दफा पढ़ लें, फिर हम शुरू करते हैं।
नोट्स लेके आओ भाई जरा तुम अपनी नोट्स लेके आने। अभी भी दो मसाइल हैं, रीडिंग अच्छी नहीं है। देखा, बस 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 खामोश हो जा। तू सवाल करके आया फिर भी नहीं सही, रीडिंग नहीं सही। मैं बताता हूँ अभी, मैं बताता हूँ कि क्या तुम्हें और निकालना चाहिए था, तुमने ध्यान नहीं दिया। चलो नाच जाओ। यही तो है, जब हमारी और आपकी रीडिंग का आर्ट मैच करेगा तो आप और हम तकरीबन ना भी करें, अभी भी बहुत ठीक है। पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं आप। अब आप रीडिंग अच्छी करने लग पड़े हैं, क्योंकि कई बच्चे तो बिल्कुल ही पॉइंट आउट नहीं करते ना। और सवाल ऐसे पप्पू सुथरा रखा होता है जैसे पता नहीं किसी को गिफ्ट देना है सवाल। हाँ जी बेटी, आपने पढ़ लिया सारा सवाल? चलो कर लो कर लो। असूल क्या है जो मैं सवाल पढ़ते हुए फॉलो करता हूँ? जो कैलकुलेशन पढ़ते हुए कैलकुलेट हो सकती है उसको वहीं कैलकुलेट करो, वेट ना करो बाद का। बोलना नहीं, जो आता है वो करो। मैं बाद में बताता हूँ, फिर आपके भी सवालों के जवाब देता हूँ। ओह, जवाब नहीं देगा? अच्छा ठीक है। करो जी डिस्कस कि नहीं, कि अभी कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर लो कर लो। कोई नहीं, मैंने फॉरन शुरू, मैंने सारा सवाल इंग्लिश में पढ़ी नहीं। दूसरी क्लास में भी इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी, लोगों ने फटाफट डाटा निकाला है। लेकिन वहां पे भी लोगों ने गलती की है डाटा निकालने में। सारा नहीं निकाला, सबने नहीं निकाला। एक बच्ची ने किया था सिर्फ, उसने डाटा निकाला हुआ था जो मैं चाह रहा था सारा। सोल्यूशन कैसे किया भाईजान, ये भी दिखा दें। आपने जो कैसे करके लाए सोल्यूशन, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आगे नहीं किता? क्यों? हाँ, आने से पहले करते हो ना काम, रात को करते हैं बैठ के या सुबह फजर के बाद, दिमाग जब चलता हो। नहीं बट ठीक है, फिर भी दिखा दो फॉर्मेट कैसे बनाया था, क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। बस मैं जरा आपकी प्रेजेंटेशन भी देख लूँ। ऐसा तो नहीं है कि समझ ही ना आए। हाँ भाई, डेटा ऑर्डर कर लिया? क्वेश्चन में लाओ, लेकर आओ सवाल, लेकर आओ जरा। अभी भी मिसिंग है डेटा, ध्यान ही नहीं गया आपका। हाँ जी। क्वेश्चन देख के किया था? वो अगले वाले का। हाँ जी। ये ये पहले वाला जो था मुझे पता था मटेरियल शॉर्ट है, इसमें पता नहीं लग रहा था कि क्या चीज शॉर्ट है। फिर उसमें लेबर दिए थे ना आगे, 1 लाख लेबर शॉर्ट है, तो उस तो हिसाब तुमने से सवाल पढ़ा नहीं ना, इसका मतलब है सही। भी लेबर शॉर्ट होगी। लेकिन बाद में वो जब
रिटेन की तो उसने कहा है कि जो दूसरा मटेरियल कंट्री है, दूसरे कंट्री में लेबर शॉर्ट होगी हमारे। केमिकल शॉर्ट नहीं है। हाँ, वो मटेरियल पहले में शॉर्ट था वो। हम्म, आपने साथ साथ किया हुआ कंट्रीब्यूशन मैंने पहले, है ना? हाँ तो ये ठीक है, गलत नहीं है। ओ चलो जवानो, नहीं हुआ अभी तक। अच्छा भी आ जाओ, टाइम बचाएं, आधा घंटा हो गया हमें सवाल रीड करते हुए। तो सवाल का थीम ये है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे अगर आऊं तो ये एक इदारा है जो कि 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा और गैमा। ये अपने एग्जिस्टिंग कंट्री में बना के बेच रहा है और एग्जिस्टिंग कंट्री में प्रोडक्ट का सप्लायर मौजूद नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंट्री में केमिकल की इंपोर्ट पे पाबंदी है, तो केमिकल 70 मिलियन रुपीस से ज्यादा का अवेलेबल, ये केमिकल वाली लाइन ये है। ठीक है चलो, तो केमिकल की शॉर्टेज है वहां पे सवाल को पढ़ने के मुताबिक। वहां पर लेकिन वो वेरीफाई करेंगे हम, वहां पर केमिकल की इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है, तो केमिकल सॉरी 70 मिलियन रुपीस से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो चाह रहा है क्यों ना कंट्री इसमें चले जाएं। कंट्री एक्स एक नया कंट्री है, वहां पे केमिकल की तो शॉर्टेज नहीं है, लेकिन वहां पे लेबर आवर लिमिटेड है। वहां किस चीज की शॉर्टेज है या लिमिटेशन है? तो इसका मतलब, और उसने आपसे क्या रिकमेंड करें किस कंट्री में जाएं, तो अब आपको सवाल 2 दफा हल करना है। पहले एग्जिस्टिंग कंट्री के लिए 2 प्रपोजल हो गए किस्म के, पहले किसके लिए, फिर किसके लिए, हाँ यानी वेरिफिकेशन करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालो, ऑप्टिमल प्लान बनाओ, और प्रॉफिट भी मजबूरन निकालना पड़ना है, क्योंकि जब आप फैसला करेंगे तो प्लान से फैसला नहीं होगा, प्रॉफिट निकालेंगे। जिस के कंट्री में प्रॉफिट ज्यादा होगा, हम वो प्रॉफिट वाला, जहां प्रॉफिट ज्यादा है वो कंट्री क्या कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे। तो पहले आप चारों स्टेप्स एग्जिस्टिंग कंट्री के लिए करें, लेकिन एग्जिस्टिंग कंट्री में शॉर्ट क्या चीज है, और दूसरे कंट्री में, कंट्री एक्स में, तो 4 स्टेप। तो ये 2 सवाल हैं जो उसने मिला दिए हैं। कैसे? फिर उसने सवाल ये नहीं ना देना था, फिर उसने ये देना था बताओ एग्जिस्टिंग कंट्री में कंटिन्यू करें या बंद करें, फिर ये सवाल होता। सवाल की रिक्वायरमेंट भी तो ये होती है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है यहां से पता चल रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल यानी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में उसने ये पूछा हुआ है कि वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बताओ जिनको कंसीडर किया जाता है जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की सब कॉन्ट्रैक्टिंग करे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल सप्लायर से चीज परचेज। तो ये मैंने 4 फैक्टर बताए थे। सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है, वो आउटसोर्सिंग में बताए थे। ऑन टाइम डिलीवरी देखी जाती है, प्राइस स्टेबिलिटी देखी जाती है, और चौथे नंबर पर फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है कि वो हमारी कल को बदलती हुई रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा कि नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब जैसे लिखा होगा आपने उसको, सैंपल आंसर है उसको रटा उटा लगा ले बस। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमने पढ़े थे ना, क्या कहते हो, ये पॉइंट तो हमने, तो ये तो थ्योरी आप लिख देंगे, बल्कि मैं तो अगर आप मुझसे कहें मैं पेपर में आपकी जगह बैठूं तो मैं करूं ही पहले पार्ट बी। चलो यार 4 नंबर तो ला भी जाने ने, ऐ ते सेव हो जाएंगे ना सवाल, ते बाद च वेखांगे। ऊपर पढ़ने से पहले ये करो, ऐ करो पाने का कोई ताल्लुक नहीं। अकलमंद बच्चा पहले ये 4 नंबर सिक्योर करेगा, बेवकूफ बच्चा होगा जो पार्ट ए सॉल्व करने बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी आती है
पॉइंट्स में भी आती है तो इंग्लिश बना लोगे, कोई बड़ा मसला नहीं, वहां नंबर इंग्लिश के कोई नहीं कटने। ठीक है, तो 4 हेडिंग है, 4 पॉइंट्स है, क्वालिटी हेडिंग नहीं देनी, वैसे बता रहा हूँ, 4 पॉइंट्स ही बनते हैं इसके। अच्छा, अब डेटा में 1 बाय 1 आता हूं। ये वाला जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आप, ये वाला पैराग्राफ, जिस बच्चे ने ये पैराग्राफ पढ़ा तो उसको इस फिक्रे की मदद से और इसकी मदद से टोटल डिमांड, कंपल्सरी नॉन कंपल्सरी यूनिट्स अलहदा कर लेने चाहिए थे। अगर आपने ये यूनिट्स अलहदा नहीं किए तो आपकी रीडिंग कमजोर है, यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, फिर आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इस इदारे ने कोई ऑर्डर रिसीव किया है ओवरसीज कस्टमर से 3000 यूनिट्स का, 4000 और 1000 केजी नहीं है, गलत है, यूनिट्स है, ये यूनिट्स है नीचे क्योंकि पर यूनिट लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो ये आएगा वैसी भोंगी लगा जाता है कई दफा, तो ये यूनिट है, यानी ऑर्डर में 3000 यूनिट, 4000 और 1000, और नीचे कहीं लिखा हुआ है कि ये कंपल्सरी ऑर्डर है, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। और वो कहता है ये जो ऑर्डर है ये टोटल डिमांड का कितने % के बराबर है। इसका मतलब है कि जो कंपल्सरी ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर, प्लस नॉन कंपल्सरी अगर डिमांड, मैं वैसे अलग-अलग लेता होता हूँ कंपल्सरी, और इन दोनों को जमा किया जाए तो ये हमारी टोटल डिमांड बनती है। ठीक है, कंपल्सरी ऑर्डर कितने % है, 25% है ऑफ। ऑफ के बाद वाली जो बेस है वो 100% के बराबर होती है। परसेंटेज में याद रखिएगा, जो ऑफ के बाद वाली बेस होती है वो 100% होती है बच्चों। ऑफ के बाद वाली जो बेस है 25% ऑफ नॉन कंपल्सरी डिमांड, नहीं टोटल डिमांड का 25%, तो टोटल डिमांड है नहीं, या तो एक्स रख लो, ये एक्स होगा, वो 25% एक्स होगा, एंड सो ऑन, ये एक्स रख लो, या परसेंटेजेस, वैसे इसमें ज्यादा आसान है कि ये 100% होगा क्योंकि ऑफ के बाद ये बेस थी, तो ये कितने % होगा। अब मेरे पास अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा बीटा और अल्फा के मेरा ख्याल है 3000 यूनिट्स हैं शायद, कि 4 हैं, 3 है। उसके बाद 4000 यूनिट है ऑर्डर में, और कितने हैं, तो अब ये 3000 25% के बराबर है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 25% करें ताकि 1% के बराबर कितने यूनिट है वो निकल आए। 3000 डिवाइडेड बाय 0.25, हाँ 12000, मल्टीप्लाई बाय वही इंटू 100 कर लो, ये निकल आए 12000 टोटल। 3000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, 3000 डिवाइडेड बाय 25% इंटू 100%, ठीक है। या ये भी निकल सकता है 3000 डिवाइडेड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 75%, डायरेक्ट ये भी निकल सकता है। तो मैं फिलहाल इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता हूँ। मुझे आदत है, वैसे मैं कंपल्सरी नॉन कंपल्सरी अलहदा लेके चलता हूँ, कुछ बच्चों को आदत होती है वो टोटल में लेके चलते हैं, तो वो 12000 निकाल के मुतमईन हो जाते हैं, मैं 12000 निकाल के मुतमईन। तो जिस जिस बच्चे ने कंपल्सरी नॉन कंपल्सरी में तोड़ा है वो बच्चा तो सही है, मेरा ख्याल है ये 16 आता है ना टोटल, और ये आता है 3। किस किस ने ये निकाला हुआ था, आपने नहीं निकाला था, तो आधा काम किया ना, गलत है। सवाल के वैसे हमें टोटल आम हालात में चाहिए होता है, लेकिन इस चैप्टर में पिछले सारे सवालों में हम क्या करते आए हैं, कंपल्सरी ऑर्डर को अलहदा, आप टोटल को लेके चलते हैं। हाँ निकालना था ना, तो ये अभी निकाल लो, जिंदगी आसान कर लो, बाद भी तो कट रहे हैं ऐसी। जो स्टेप ये है, जिथे छक्का लगता ला दे, वही असूल है, जिधर मौका मिल रहा है कर लो उस चीज के लिए, पता नहीं बाद में टाइम बचे। देखो होता क्या है,
बाद में प्रेशर में बंदा घबराहट में वो डाटा ही ना मिले हमें, हमारी निगाह में ये 25 कंपलसरी आ रहा और नॉन कंपलसरी कितने यार, सारा वो डाटा ज्यादा है बहुत। नहीं समझ आई बात। अच्छा, उसके बाद मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, मैंने इंग्लिश दूसरी क्लास में भी नहीं पढ़ी, आपने पढ़ लिया एक दफा। ये वाली पैराग्राफ में पर यूनिट वाली बात इंपॉर्टेंट थी, इसका मतलब है ये सारा डाटा किस पे दिया हुआ है, पर यूनिट पे है जी। हाँ ईयरली डाटा है। आगे चले, नेक्स्ट। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ठीक है, स्पेशलाइज केमिकल मटेरियल है, लेबर होगी ठीक है, वेरिएबल एफओएच हमें पता है, ये जो केमिकल होता है ये मटेरियल होता है असल में जो प्रोडक्ट पे लगता है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब ये स्टार उसने लगाया हुआ है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ, क्या लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है। जिन्होंने निकाला था वो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। अच्छा जी, अब मैं आता हूं जी, ये किसी ने भी नहीं निकाला, उसने आपको फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट क्या दी हुई है, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड एफओएच है। अब हमें इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट के लिए आखिरी लाइन में बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, तो आपको टोटल निकाल लेनी चाहिए थी। किसने किसने निकाली है ये टोटल फिक्स कॉस्ट, किसी ने भी नहीं निकाली। मैंने कहा था ना नहीं निकाली, तुमने भी नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली, हालांकि तो ना खींचा हुआ है, मैं तो यही कह रहा हूँ डाटा उठाओ सवाल में से, सवाल में डाटा कंपाइल करो। नहीं बात, मेरी बात समझ कर रहे, क्या समझ आ रहा हूँ कि ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थी तो मैंने क्यों नहीं टोटल निकाली, निकालनी चाहिए थी। टोटल निकालने में कौन सा मुश्किल है, ये देखो ये जो आपके पर यूनिट थे ना, अच्छा नीचे नोट लिखा हुआ है उसने कि ये जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली गई है, ये एलोकेट की गई है, वो किस बेस पे की गई है, तो वो ये डिमांड मतलब टोटल डिमांड, तो आपको ये 750 रुपए को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये निकाले थे आपने यूनिट, या तो यूनिट ना निकाले होते, ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਕੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ। तो 400 इंटू 16, आइंदा असूल सीख लो कि भाई चाहे वो मुझे आखिरी लाइन में चाहिए, भाई निकल रही है तो निकाल लो, क्या जाता है। इस टॉपिक में मुझे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं चाहिए, टोटल में चाहिए। हाँ कंट्रीब्यूशन तक सिर्फ वेरिएबल चाहिए होती है पर यूनिट, फिक्स टोटल में चाहिए, और चाहिए भी चौथे स्टेप की आखिरी लाइन में। चलो कढ़ो शाबाश, दसो मैनू टोटल फिक्स एफओएच की आंदे ने। नहीं बात समझ आ रही कि उस्ताद मोहतरम ये समझाना चाह रहे हैं जो चीज निकल सकती है उन्होंने कट के साइड पे रख लो, बाद पता नहीं याद रहे ना रहे भाई। नहीं नहीं मुझे टोटल बताओ भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की। हाँ वो कहते हैं सर पूरे बिजनेस की जो बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है पूरे बिजनेस की, ये प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्री की कॉस्ट है, वो कह रहे हैं 17.8 मिलियन आ रही है। कैसे निकलेगी, 750 इंटू 12,000 जमा 400 इंटू 16,000 जमा 600 इंटू 4,000, ये ऐसे आनी चाहिए। कल भी निकलवाई थी, ठीक है दे, इसका मतलब है गलती हो गई हमसे, रीडिंग की गलती है। सॉल्यूशन पे तो हम गए नहीं अभी, ये रीडिंग का फ्लॉ है आपकी, कि आपको जब रेडीमेड एक चीज निकालने का मौका मिल रहा था तो आपने वो मौका जाया कर दिया, जिसकी वजह से आपको मसला कहाँ पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आएंगे देन आप ढूंढेंगे मैं कितों कटा, किधर से निकालूं किधर से निकालूं, परेशानी होगी बस। कर तो आपने तब भी लेना है, टाइम जाया हो जाएगा। अभी आपके हाथ ये चीज लगी हुई है तो आप इसको उस तरह कन्वर्ट कर लें जिस तरह की हमें चाहिए। नहीं समझ आई, चलो आगे चलिए। अच्छा इससे नीचे दी हुई थी सेलिंग और एडमिन, इसमें 30% क्या है, तो बाकी 70% केड़ी होनी है, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ना था, ये तो तोड़ना चाहिए था, ये अगर किसी ने नहीं तोड़ा तो बड़ी ज्यादती की है। हाँ जी किसने किसने तोड़ा इसको, इसको ब्रेक किया है, तो इसका ब्रेकअप में वेरिएबल पोर्शन कितना है,
70 पर यूनिट, पहले वेरिएबल लिखवा दे मुझे, और फिक्स बिल भी लिखवाएं पर यूनिट। फिक्स क्यों चाहिए? इनकम स्टेटमेंट के लिए, ए भी कटना सी, ये भी नहीं निकाला होगा। हाँ, तो भाई फिक्स वाला भी तो चाहिए होगा ना जब प्रॉफिट निकालेंगे तो। आ जाओ, वेरिएबल चाहिए कंट्रीब्यूशन के लिए और फिक्स चाहिए वो प्रॉफिट के लिए, लेकिन टोटल में चाहिए, तो इसके साथ भी वही सलूक होगा जो अभी आपने एफओएच के साथ किया है। चलो पहले लैदा कर लेते हैं, कितना आता है ये 60। चलो उन थले फिक्स सेलिंग कटो, जरा फिक्स सेलिंग तो निकालो भाई। बजटेड फिक्स सेलिंग निकालें अब आप लोग, टोटल निकाल लिया होगा आपने 5 पॉइंट, वो कहते हैं ये आ रहा है सेलिंग। इसके साथ भी वही सलूक करेंगे, 175 इंटू 12,000, ये भी नहीं निकाला होगा लोगों ने। मैं जो आपको कह रहा था ना वो मुकम्मल नहीं किया आपने, मुकम्मल नहीं किया वो, ये 2 बजे प्रोडक्शन क्यों नहीं निकाले? निकल सकते थे, टोटल फिक्स सेलिंग भी निकाल सकते थे आप जो घर से करके आए हैं। तो ये रीडिंग का आर्ट है। मिसाल के तौर पर अब आइंदा से आपने नोटिस करना है कि सर ने कितनी चीजें निकाली हैं और मैंने कितनी चीजें निकाली हैं, सर की और मेरी कितनी करीब करीब है। मतलब मैंने 5 चीजें ट्रेस की हैं, कई तो मैं फजूल भी करता हूँ ना, एक्स्ट्रा भी कर देता हूँ, लेकिन इस सवाल में जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी करा रहा हूँ। तो वो कम से कम चीजें तो आपको करनी चाहिए जिनकी आगे जरूरत है। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, यही मैं करने लगा हूँ अगली बात। जी अच्छा जी, ये अब आपको लेबर आवर पर यूनिट दिए हुए नीचे, जब उसने लेबर आवर दे दिए तो इसके अंदर वेजेस रेट छुपा हुआ है, तो इसके अंदर वेजेस रेट पर आवर कितना है, ये रेट पर आवर इंटू 6 घंटे निकला हुआ है, तो कितना आता है रेट 208.33 पर आवर। इधर आ रहा होगा 400 रुपए पर आवर, इधर आ रहा होगा 187 पॉइंट इंटू, हमने कहा था कि लेबर का रेट सेम होता है, लेकिन वो हर दफा सेम नहीं होता, ऑलवेज कुछ नहीं होता कॉस्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने लेबर को अल्फा के लिए जो लेबर है उसे कहा हो तानू अल्फा ही बनानी है पाए ना, बीटा की स्किल्ड लेबर और है, गैमा की स्किल्ड लेबर, और उन्हें कहें जी जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल बन रही है या ज्यादा टाइम लेती है या कॉम्प्लेक्स है उसका रेट हमारा ज्यादा है। समझ आ रही है? तो ये हर प्रोडक्ट की अपनी डेडिकेटेड लेबर है, कॉमन लेबर नहीं है, मतलब कि सेम तरह की लेबर है, ठीक है, इसीलिए रेट फर्क भी हो सकते हैं। तो जो हमने वो पढ़ा था कि रेट सेम होते हैं, हाँ होते हैं, मोस्टली होते हैं, लेकिन इधर डिफरेंट है, तो फड्डा नहीं डालना, आई कैप के सवाल में गलती नहीं कहना, कीड़े नहीं निकालने सवाल में से, पॉसिबल है अगर हर प्रोडक्ट की लेबर को कहा जाए कि आपका काम ही सिर्फ अल्फा पे है और उसे कहा जाए बीटा, तो जो जिसकी प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, ज्यादा स्किल्स चाहिए होंगी, उसको हम कहेंगे तेरा रेट भी बताओ है भाई, इसीलिए तुमने और प्रोडक्ट पे काम करना ही नहीं, तुमने करना ही इसी पे काम है। डेडिकेटेड लेबर हो तो ऐसा हो जाता है। नहीं समझ आई? तो ये रेट फर्क हो सकता है, रेट सेम होना मैंने कहा लेबर नॉर्मली फिक्स होती है, ओ सॉरी नॉर्मली वेरिएबल होती है, उन कभी फिक्स आ जाए तो ऐसी रौला नहीं पड़ा। अब नॉर्मली लेबर का रेट फ्लैट होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है सारे वर्कर का, ताकि लड़ाई ना पवे। लेकिन अगर लेबर डेडिकेटेड ऑफ द प्रोडक्ट है, उसे कहा हुआ है तुमने अपनी प्रोडक्ट पे काम करना, किसी और पे नहीं जाना, अल्फा वाली बीटा पे काम नहीं कर रही होगी, बीटा वाली स्किल भी होगी, तो हम उसे कहेंगे नहीं भाई रेट द फर्क है भाई, तुम अपना काम ही करो। आगे चलें, नेक्स्ट उसने कहा कि ये आगे तो कुछ भी नहीं है,
कि 70 मिलियन केमिकल अवेलेबल है, तो केमिकल की शॉर्टेज को वेरीफाई करना है। बाकी ये डाटा नीचे जो दिया हुआ है ये सारा कंट्री, और उसने कहा है कि जिस डाटे को मैंने चेंज नहीं ना किया तो वो कंट्री एक्स में भी वही है, और एग्जिस्टिंग कंट्री के लिए भी क्या काउंट करना है, और कितने का मिल सकता है बाजार से। अगर कंट्री एक्स में बाजार से परचेज करने जाएं तो अल्फा बीटा गैमा ये एक्सटर्नल सप्लायर की परचेज प्राइस है, और इसमें लेबर आवर लिमिटिंग होगा। लेबर आवर क्या हो सकता है, कंपनी जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑपरेट करती है। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि कंपनी के पास इन्वेंट्रीज जितना बनाना है सारा ही बेच देना है। किसी चीज की इन्वेंट्री कंपनी मेंटेन ना फिनिश प्रोडक्ट की ना रॉ मटेरियल की, इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम, जिट। व्हेन नीडेड प्रोड्यूस, व्हेन नीडेड मटेरियल परचेज फ्रॉम द सप्लायर, देयर इज नो नीड टू कीप द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। इसको बोलते हैं जिट, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री लेस इन्वायरमेंट। ले जी, अब हमने करनी है वेरीफाई। अब तो हमने सिर्फ प्रोसीजर छापना है, तो अब हम खामोशी से, इसका मतलब है मेरे मुताबिक आपको कितनी चीजें निकाल लेनी चाहिए थी। नंबर 1, डिमांड निकाल के उसको सेग्रीगेट कर लेना चाहिए था। नंबर 2, आपको फिक्स प्रोडक्शन को टोटल निकाल लेनी चाहिए थी। वो सेलिंग में से फिक्स वेरिएबल अलग करके फिक्स वाली का टोटल निकाल लेना चाहिए था। बाकी तो कल कुछ बच्चे कैलकुलेटर पे ही वेरीफाई भी कर लेते होते हैं वो। हाँ, वेरीफाई रेट शेड निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये डाटा था जो कम से कम हमें चाहिए था। आ जाए, अब इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले सारे सवाल के चारों स्टेप्स एग्जिस्टिंग कंट्री के लिए किए जाएं, फिर इसी सवाल के चारों स्टेप दोबारा किस कंट्री के लिए किए जाएं, एक्स के लिए। मैं ऐसे नहीं किया हुआ, मैंने टाइम बचाया है। हाँ, मैंने लिखी इंग्लिश एक ही दफा है, लेकिन आगे 2 कॉलम बना दिए हैं। हर चीज के कॉलम, मतलब एक कॉलम के ऊपर हेडिंग होगी एग्जिस्टिंग कंट्री, दूसरे कॉलम के ऊपर क्या होगी हेडिंग, यानी वेरिफिकेशन में भी 2 कॉलम, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी 2 मेन कॉलम, अंदर प्रोडक्ट के नाम जो भी आने हैं। ऑप्टिमल प्लान में भी 2 मेन कॉलम साइड्स, एक साइड पे एग्जिस्टिंग का प्लान, दूसरी, हाँ। और नीचे इनकम स्टेटमेंट में भी मैं जब प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं 2 कॉलम अलग बना लूंगा। इससे होगा ये कि एट अ टाइम मेरे दोनों कंट्री के लिए सवाल क्या हो रहा होगा, हल हो जाएगा, कम टाइम लगेगा कंपैरेटिवली। ऑल दो पेज मैनेजमेंट फॉर्मेट, और जवाब देखी जा रहा है, हैं? कैसे लिखा हुआ है तो मैं बता तो रहा हूँ। मैं भी तो यही बता रहा हूँ, हैं? तो मैं करने लगा हूँ, वो भी मैं ही कीता है। तेनों मेरे तो यकीन नहीं है, क्या कहता है? और बल्कि होते हाथ वाला में हाथ नाल जेड़ा कीता वही कापी कीता है ते। और ये इतना या तो होता है ना बच्चे को, सर आपने तो एक्सेल पे किया हुआ है, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ पेज मैनेज नहीं होता ना, ਤੁਹਾਡਾ तो एक्सेल ਤੇ तो बड़ा पेज होता है। तो वो मैंने कॉपी वाले पेज को ही अटैच किया हुआ है जो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ भाई जवान, स्टार्ट करो मेरे साथ, बिस्मिल्लाह करो फटाफट, स्पीडो। देखते हैं पहले कौन करता है, जिन्होंने घर से किया उनको छोड़ के। वैसे तो मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन देखते हैं तुम पहले करते हो कि मैं। स्पीडो ला दो हैं, नहीं लेकिन मैंने अभी तो नहीं ना छापा, मैं दोबारा इंग्लिश छापूंगा जी। वेरिफिकेशन ऑफ, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स या फैक्टर, हेडिंग दें जी, नए पेज से शुरू कीजिएगा जरा प्लीज। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये सवाल हमें काफी कुछ सिखा रहा है। एक तो बड़ा डाटा कैसे मैनेज करना है, हैंडल कैसे करना है, ये भी सिखा रहा है। बहुत ज्यादा डाटा हो सवाल का, या 2 दफा करना हो तो कैसे मैनेज करना है। तो इधर हम हेडिंग देते हैं एग्जिस्टिंग कंट्री, एग्जिस्टिंग कंट्री, और दूसरे कॉलम की हेडिंग हम देते हैं कंट्री एक्स। इधर हमारे पास रुपीज में है केमिकल, कोई मसला नहीं, और इधर लेबर आवर्स है लिमिटिंग।
एग्जिस्टिंग कंट्री की हेडिंग दें और रुपीज इन 1000 और कंट्री एक्स, ये स्पेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए जहां मैंने इंग्लिश लिखनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड केमिकल और स्लैश लेबर आवर्स फॉर कंपल्सरी ऑर्डर। कंपल्सरी डिमांड के लिए पहले लिखता होता हूँ टोटल रिक्वायर्ड केमिकल, पहले कॉलम में केमिकल आ जाएगा, दूसरे कॉलम के लिए लेबर आवर्स। ठीक है, टोटल रिक्वायर्ड केमिकल या लेबर आवर्स फॉर कंपल्सरी ऑर्डर। तो कंपल्सरी ऑर्डर में अल्फा, बीटा और गैमा। क्वेश्चन का डाटा आप सामने रखिएगा। तो मुझे बताएं जी केमिकल, पहले मैं केमिकल लिखूंगा, कितने रुपए का केमिकल, रुपीज में दिया हुआ है वो, कितने रुपीज का केमिकल लगता है, 2500 रुपए पर यूनिट। पहले ये लिख लूँ केमिकल 2500 रुपया पर यूनिट, 1800। कैलकुलेटर एक ही दफा पकड़ेंगे, 3500। पहले कॉपी कर ले, इनटू जो हमारा कंपल्सरी ऑर्डर में यूनिट्स थे 3000 यूनिट शायद, 4000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स। ये केमिकल के लिए हो गया। अब लेबर आवर्स के लिए, लेबर आवर पर यूनिट है 6, 5 और 8। इनटू यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स लें। इसके बाद ऐड करेंगे, अभी भी कैलकुलेटर नहीं पकड़े, ऐड टोटल रिक्वायर्ड केमिकल या लेबर आवर फॉर नॉन कंपल्सरी डिमांड। तो एक दफा घर जाके इसको आपने नीट दोबारा करना है जी, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल कंपल्सरी या मैंडेटरी। तो वही केमिकल है 2500 पर यूनिट, 1800 पर यूनिट का केमिकल चाहिए, 3500 रुपये पर यूनिट। और नॉन कंपल्सरी जो डिमांड है, मेरा ख्याल है हमने कितनी निकाली थी, 9000, 12000 और 3000। 9000 यूनिट्स, इसके साथ W1 ऊपर वर्किंग लिखें जो की थी क्वेश्चन में। जी 6 लेबर आवर पर यूनिट, 5 लेबर आवर पर यूनिट, 8 लेबर आवर्स पर यूनिट, 9000, 12000, 3000 यूनिट्स लें जी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं थाउजेंड्स कॉमन लेके लिख रहा हूँ, ये रुपीस। तो मेरा ख्याल है ये 25 दिया 75 हजार, 72 हजार, 35 हजार, 18 हजार घंटे, 20 हजार घंटे और
8,000 घंटे। जी टोटल कितना आता है इसका? 5 5 10 2 12, 182 है, और ये 28,000 घंटे। अच्छा जी, ये जो नॉन कंपल्सरी है 54,000 घंटे और 60,000 घंटे, 24,000। जी 10 500, 21 600, ऊपर कितने ये गलत है। अच्छा 46 आते हैं, 46 ठीक है। अच्छा ये बताओ कितना आता है ये? हम्म 2, अच्छा 22,500। हाँ भाई जवान, इधर प्रॉब्लम का शिकार हो गए हो इधर। 2500 इंटू 3,000 करो तो क्या आता है? 7500 आता है, 75,000 आता है, 7500 आता है। चलो लिख लो। तो वो 18,200 आएगा। जी ते पंजी दिया 75, 7200 और टोटल 18 रुपीज में। और ये टोटल कितना आता है भाई? और ये 138। टोटल कर लो अब। 7 2 माइनस अवेलेबल केमिकल या डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये 70 मिलियन था, और ये कितना था? तो कितने घंटों की शॉर्टेज हो गई? 84,000। लो जी, ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, जो कि वैसे ऑप्शनल था। क्यों ऑप्शनल था? क्योंकि क्लियर उसने बताया हुआ था कि शॉर्टेज किस चीज की होगी, लेकिन मेरी आदत है मैं वेरीफाई करता हूँ। ऑप्शनल है ये, जब क्लियर बताया हो ये ऑप्शनल होता है। ये तो मेरे स्टेप 3 में मदद मिलती है मुझे, तब मैं तो करता हूँ। आपको भी आदत पड़ गई है। अच्छा जी स्टेप 2 पर आ जाए। स्टेप 2 कंट्रीब्यूशन, हाँ जी, पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। चलो चलो डाटा कॉपी करो, बैठना नहीं, कुछ लोग थक जाते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड, अमाउंट वाले कॉलम इतने चौड़े नहीं होते भाईजान, जरा स्टेटमेंट इंग्लिश वाले कॉलम चौड़े होते हैं, परली साइड चौड़ी रखा करें। जी तो ये अब हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। पहले बनाएंगे एग्जिस्टिंग कंट्री, यहाँ हेडिंग देंगे एग्जिस्टिंग, और
एग्जिस्टिंग कंट्री, और उसके अंदर सब कॉलम होंगे अल्फा, बीटा, गैमा। एग्जिस्टिंग कंट्री के बाद, क्योंकि रकमें ही आनी है को तो बहुत चौड़े कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग कंट्री के बाद आगे है कंट्री एक्स, अल्फा, बीटा और गैमा। लें जी। हाँ जी, पता लग गया किवें बनता पिया। तुम कैसे बना रहे थे? ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। तुमने कैसे बनाया, ऊपर नीचे? तो बनाओ, बैठे हो कैसे, किधर? वो सही है, क्या मसला है? तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ तो बस सही है, 84 का मतलब 84,000 है ना, तो लिख दो ऊपर 1000 कॉमन। ये हो गया। चलो आगे चलो, टेबल बना जल्दी जल्दी, जितने पीछे रह जाना है तो बंद कर देना लिखना। डेटा छापो भाईजान पहले, जल्दी से। जी। इससे पहले एग्जिस्टिंग कंट्री की करूंगा, इंग्लिश में सारी लिख लूंगा पहले। तो एग्जिस्टिंग कंट्री में सप्लायर मौजूद नहीं था। सेल प्राइस पर यूनिट लिखें इंग्लिश, बाद में रकमें पुट करते हैं माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉपी करें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख के। तो मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें सबसे पहले केमिकल की कॉस्ट है। देखते जाइएगा जरा क्वेश्चन का डेटा, मैं कोई वेरिएबल कॉस्ट मिस ना कर दूं। केमिकल्स की कॉस्ट है टेबल में, स्पेशलाइज्ड केमिकल। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग है। ये सारी कॉस्ट को मैं बॉक्स बनाकर टोटल कर लेता होता हूँ। ये ले जी, ये बॉक्स आएगा और इस बॉक्स के नीचे माइनस करेंगे। बैग, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, जो भी होगा लिमिटिंग। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होगा, और आखिर में होगी रैंकिंग। लो जी, कि कौन सी प्रोडक्ट पहले बनाएं। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसके मुताबिक अब हमने क्वेश्चन से डाटा उठा उठा के छापना है। अल्फा, बीटा और गैमा में पहले मैं एग्जिस्टिंग कंट्री में छापूंगा। जी, एग्जिस्टिंग कंट्री में जो भी फिगर्स हैं वो कॉपी पेस्ट करेंगे।
हाँ जी लिखे सेल प्राइस जी बेटा ठीक है आयशा। एक खातून फटाफट करी जा रही है ते जवाब सुटी जाती है मेरे को। अच्छा जी सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है 10,000 9,000 और 10,000 9,000 और 12,500 और ठीक है की जाते हो फिर कॉमन ले लिया कॉमन ना लिया कर तेरे कॉमन आगे पीछे हैं। कॉमन टोटल में से लेते हैं हमेशा पर यूनिट डेटे में कॉमन नहीं लेते और जवान। अच्छा जी केमिकल की क्या कॉस्ट है 2500 1800 तू शहजादा है जन्नती है 2500 पर यूनिट 1800 पर यूनिट 3500 पर यूनिट लेबर कॉस्ट कॉपी करेंगे 1250 2000 पर यूनिट 1500 पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 250 200 और 500। हाँ जी ये 30% थी तो 30% लिया तो मेरा ख्याल है 75 रुपए थी 60 रुपए थी और 90 रुपए थी चेक करना जरा इतनी थी ना 75 60 60 यानी और 90 तो अब मैं इसका टोटल करूंगा तो ये 25 और 15 4 4075 होगी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी 3800 और 2 4000 4060 3500 और 1500 4590 पर यूनिट 4500 तो 10,000 में से 4075 लेस करें तो 10,000 में से 4075 लेस करें तो 10 में से 5925 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जी 4940 6910 कैसे नहीं है क्यों 35 और ये 4 35 और 5 4 और 1 5 हाँ 5590 ठीक है सॉरी 5590 बाकी ये इतना ही है आगे चलें नेक्स्ट यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर था वो केमिकल था केमिकल तो केमिकल कितने रुपीस का था मेरा ख्याल है डिवाइड कर दें 2500 केमिकल पहली दफा केमिकल है केमिकल की कॉस्ट पर यूनिट उससे डिवाइड कर दें दूसरी दफा लेबर आवर है लिमिटिंग फैक्टर तो कोई नहीं अच्छा जी 2500 1800 रुपीस भी लिमिटिंग हो सकते हैं और 3500 तो अब आप जब डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा उससे होगी रैंकिंग जी जनाब बेटा 2.27 2.37 ले जी तो रैंकिंग में मेरा ख्याल है ये 1 पे है ये 2 पे है ये 3 पे है ऐसे ही है छापा चल रहा है छापा बेटी आपने कर लिया चलो हाँ जी पाए
सही तो है, मैं कब कह रहा हूँ खराब हो तुसी। सवाल कीता है कि नहीं हैं? सवाल किया आपने कि नहीं किया? आपका भी यही आया है? अच्छा जी, तो तुझे जवाब एक के दसी जाने हो ना। इधर अब हम क्या करेंगे, कंट्री एक्स में एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है, वहां सेल प्राइस नहीं लेंगे, तो वो स्लैश डाल के यहाँ पे लिखेंगे परचेज कॉस्ट पर यूनिट। कंट्री एक्स में क्या लिखेंगे, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। कितनी थी परचेज कॉस्ट? 5,000 रुपीज में 4,500 और 7,500। अब ये बॉक्स बना के मैं सारी आइटम बॉक्स की नहीं लिखूंगा, टाइम जाया नहीं करूंगा, सिर्फ बॉक्स का टोटल जैसे पहले निकला हुआ है वही, क्योंकि दोनों कंट्रीज में वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बताई हुई। तो ये बॉक्स का टोटल लिख के अपना टाइम बचाएं, दोबारा सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे पेपर में भी कर सकते हैं। दोबारा सारा कुछ लिखने से, क्योंकि रकमें चेंज नहीं है ना, चेंज हो फिर लिखना जरूरी हो जाता है। तो आप टोटल लिखें बस, सेम टू सेम ऐसे ही। तो 5,000 में से जब ये माइनस करेंगे 4,075, तो 925 आ जाएगा जी। 440 अगला डिवाइडेड बाय लेबर आवर, 6, 5 और 8। $154.17, 88। तो रैंकिंग के मुताबिक दिस इज 1 2 लेंगे। 2 स्टेप्स हो गए, आ जाओ भाई तीसरा स्टेप। नहीं वो कल प्रॉफिट कराएंगे बस, ऑप्टिमल प्लान बनाना है। किसी ने बनाया ऑप्टिमल प्लान? बनाना अलग अलग है जी। एक तरफ हेडिंग देंगे एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद नहीं है, यहां आप लगाएंगे फिर लाइन, उस साइड पे कंट्री एक्स सॉल्व करेंगे। राइट साइड पे कितना केमिकल अवेलेबल है, पहले कंपल्सरी करना है। पचहत्तर सौ 7200, तीन 3,000 यूनिट्स। और देख लिया छुड़ल गल्ला तुसी बहुत कर दिया तो फेल हो जाना है। नॉन कंपल्सरी
ये रैंकिंग के मुताबिक, ये वाली रैंकिंग बीटा। इक्कीस 12,000 यूनिट बनेंगे। इसमें जी प्लान मुकम्मल कर लीजिएगा, बस खत्म हो गया काम। इसमें परचेज कॉलम भी बनेगा। चलो ये प्लान बना लेना और इनकम स्टेटमेंट भी ट्राई करके आना। कल बनाएंगे वैसे इनकम स्टेटमेंट, उसमें गलतियां की थी बच्चों ने बहुत। कल नहीं फिजिकल क्लास नहीं है, छुट्टी भी नहीं है, तैयारी करनी है। मिल जाएंगी ना, लेकिन छुट्टी नहीं है कहते इसको, कि अपनी स्थिति पत्री करो। अब पढ़ाना वास्ते छुट्टी है। कल कोई क्लास फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन भी रिकॉर्डिंग मिलेगी बस मिड टर्म की वजह से। अगले हफ्ते नहीं लेनी। मिड टर्म कब है? फ्राइडे को लेनी है वो, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को फिर लेक्चर आ जाने दो, उस दिन ले लेनी है। समझ आई बात? फिर इकट्ठा होके कट करके ले आएगा, मैं तो पढ़े